Handy student, good afternoon. Yesterday we did few definitions, mainly the term offense and the kind of offenses. हमने उसमें बात की थी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की. कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस है जो सीरियस इन नेचर हैं और जहाँ पे पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर है विदाउट वारंट, एंड यस दे कैन इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट. Whereas non-cognizable offenses are less serious offenses, and in those cases police has power to arrest only with the order of magistrate, and they can investigate the case also with the order of magistrate. Second बात हमने की थी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की. बेलेबल ऑफेंसेस में एक्यूज का या ऑफेंडर का राइट है बेल के लिए, whereas in the case of non bailable offenses एक्यूज का कोई राइट नहीं है. इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वहां पे बेल देनी है या नहीं देनी, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एज वेल एज द प्रोफाइल ऑफ द एक्यूज. हाँ जी, उसके बाद आज हम बात करेंगे. उसके बाद हमने बात की थी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल की. वहां पे हमने उसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि ट्रायल जैसे हाँ जी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जो कि ऑफेंस के होने के बाद स्टार्ट की जाती है. इट इज ऑलवेज डन बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट बाय एनी पर्सन. वहां पे मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की. द रीजन बीइंग कि अगर मजिस्ट्रेट ने ही इन्वेस्टिगेट कर लिया देन एट द टाइम ऑफ ट्रायल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा. हाँ जी, फिर हमने बात की थी इंक्वायरी की. इंक्वायरी में को डिफाइन किया हुआ है. वहां पे इंक्वायरी इज द मिड स्टेज, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टार्ट होती है और ट्रायल से पहले होती है. हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज खत्म होती है जब पुलिस चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट या चालान जिसे कहते हैं वो सबमिट कर देती है टू द मजिस्ट्रेट. उसके बाद मजिस्ट्रेट चेक करता है कि क्या सफिशिएंट एविडेंस है इश्यू ऑफ प्रोसेस करने के लिए टू द ऑफेंडर. हाँ जी, इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है कि क्या एक्यूज को या ऑफेंडर को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है या नहीं है. ये वो इंक्वायरी के स्टेज पे चेक करता है. उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेज, जो कि है ट्रायल. हाँ जी, ट्रायल में क्या है, ट्रायल में कहीं टर्म डिफाइन नहीं है. ये 1872 के एक्ट में डिफाइन की गई थी टर्म. उसके बाद उसको 1973 का जब कोड बना उसमें उसको ओमिट कर दिया गया. बट इसका मीनिंग हमने चेक किया एक जजमेंट से, जहां पे कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो ट्रायल की स्टेज है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होती है. उससे पहले का जो भी स्टेज है वो इंक्वायरी में फॉल करती है. हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि उन केसेस का क्या होगा जहां पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता ही नहीं है. उन केसेस में क्या होगा जो कि समन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज स्टेज नहीं आती है, तो उन केसेस में ट्रायल कब से स्टार्ट माना जाएगा. हाँ जी, उसी जजमेंट में कोर्ट ने ले डाउन किया था कि वहां पे ट्रायल स्टार्ट होगा जब एक्यूज की अपीयरेंस होगी. हाँ जी, आज हम इसको फॉर्मली डिफ्रेंशिएट करेंगे द टर्म इन्वेस्टिगेशन विद द टर्म इंक्वायरी. हाँ जी, आप नोट्स में चेक कीजिए. द फर्स्ट डिफरेंस इज विद रिगार्ड टू द ऑब्जेक्टिव. इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है कलेक्शन ऑफ एविडेंस. जहां पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस में क्या क्या आएगा या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज क्या कंप्राइज करती है, ये डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन एच.एन. रिशनबर्ग वर्सेस इंदर सिंह एंड इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसमें कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होता है प्रोसीडिंग टू द स्पॉट ऑफ अक्रेंस ऑफ इंसिडेंट. सेकेंड, ascertainment of the facts and circumstances of the case. Third, discovery and arrest of the offenders. Fourth, collection of evidence में include हो जाता है examination of witnesses, including accused if possible, search of places and seizure means उन चीजों को अपने कब्जे में लेना. Third, formation of opinion कि क्या केस बनता है या नहीं बनता, क्या एविडेंस है, क्या ऑफेंस हुआ है या नहीं. हाँ जी, ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है. वेयरएज इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेटिस्फाई करना कि क्या सफिशिएंट मटेरियल है इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए या नहीं.
और ये जैसे ना सिर्फ आपका फेस दिखाई दे, इसको ऐसे करके नहीं बॉडी। ओके, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जब नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे तब। हाँ जी, सेकंड है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कौन कौन कर सकता है। हाँ जी, जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज है वो जनरली पुलिस करती है, बट इन एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे पुलिस ओवरबर्डन होती है वहाँ पे मैजिस्ट्रेट किसी भी इंसान, किसी भी और पर्सन को कह सकता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए, बट इन नो केस मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जैसा हमने पहले डिस्कस किया वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल। हाँ जी, जो इंक्वायरी है वो हमेशा या तो मैजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगी, वो पुलिस नहीं कर सकती। हाँ जी, द थर्ड डिफरेंस लाइज कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फर्स्ट स्टेज है, जो कि आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस स्टार्ट होती है और वो एंड होती है विद द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। मेरे जो इंक्वायरी की स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आती है इंक्वायरी और ट्रायल से पहले होती है। हाँ जी, नेक्स्ट डिफरेंस हम करेंगे द टर्म इंक्वायरी एंड ट्रायल। हाँ जी, जो इंक्वायरी की टर्म है वो डिफाइन की गई है सेक्शन 2G में, जबकि जो ट्रायल की टर्म है वो कहीं पे डिफाइन नहीं की गई है, वो ओनली 1872 के एक्ट में डिफाइन की गई थी। उसके बाद से लेजिस्लेचर को उसकी ज़रूरत नहीं लगी कि उसको दोबारा डिफाइन करना चाहिए, इसलिए उसको ओमिट कर दिया गया। हाँ जी, जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट करता है मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज ट्रायल और इंक्वायरी दोनों ही मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करते हैं। हाँ जी, जो इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है वो सेम है कि वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि क्या इश्यू ऑफ प्रोसेस किया जा सकता है या नहीं, जबकि ट्रायल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिसाइड द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। इट मीन्स जो ट्रायल की स्टेज है वहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि क्या ऑफेंस एक्यूज ने कमिट किया है या नहीं, जबकि इंक्वायरी स्टेज पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। हाँ जी, थर्ड जो पॉइंट है वो है कि जो इंक्वायरी है वो चार्जशीट के फाइल होने के बाद स्टार्ट की जाती है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले है, जबकि जो ट्रायल है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट किया जाता है टिल कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द एक्यूज। बट ये सिर्फ वारंट केसेस में है, क्योंकि समन केसेस में हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते ही नहीं है। वहां पे जो ट्रायल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जब अपीयरेंस होगी एक्यूज की, उस स्टेज से हम मानते हैं कि ट्रायल स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, फिर कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंक्वायरी और ट्रायल टर्म में कौन सी टर्म वाइडर है। हाँ जी, उसका आंसर है कि जो इंक्वायरी की टर्म है उसको हम वाइडर कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू द टर्म ट्रायल। चाहे हम ट्रायल में एक्यूज का गिल्ट और इनोसेंस डिसाइड करते हैं, बट फिर भी इंक्वायरी की टर्म को हम वाइडर मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑफेंसेस के लिए नहीं बल्कि अदर मैटर्स के लिए भी हम इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, चाहे वो पब्लिक न्यूसेंस के केसेस हो, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, पीस सिक्योरिटी हो, इन सब केसेस में हम इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। बट जो ट्रायल का एम्बिट है वो बहुत कम है, वो सिर्फ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, बाकी किसी भी मैटर में ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इसको ब्यूटीफुली द डिफरेंस बिटवीन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Hello, ma'am. I cannot hear you. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? Ma'am, I cannot hear you. What's your name? Hello. हाँ जी, can you hear me? Shefali? Yes, ma'am. Ma'am, actually, I just wanted to ask, ma'am, जो आपने इंक्वायरी बताया, वो इंक्वायरी इन जनरल बताया या फिर जो कोर्ट में इंक्वायरी होती है आपने उसकी बात की? हाँ जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, यहाँ पे जो इंक्वायरी है ये दो तरह से लिखा जाता है इंक्वायरी। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ जी, जब हम इंक्वायरी की बात करते हैं, इंक्वायरी इंक्वायरी ENQIRY भी होता है, इंक्वायरी INQIRY होता है। जो E से स्टार्ट होता है वहां पे इंक्वायरी का मतलब होता है टू आस्क एनी क्वेश्चन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट INQIRY इंक्वायरी, इट हैज स्पेसिफिक मीनिंग। यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन या क्वेश्चनिंग होती है, बट यहाँ पे जब आप IN की बात करते हैं इंक्वायरी की, वहां पे ये स्पेसिफिक है और ये हम सिर्फ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। Is that clear? Okay, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. The difference between the term inquiry and trial is beautifully described by Allahabad High Court in this case, Alim and other versus Tawfiq and another 1982. हाँ जी, प्लीज नोट डाउन दिस जजमेंट। वैसे जो हमने डिफरेंस किया है ये वही है, बट इसको बहुत ब्यूटीफुली कोर्ट ने कोट किया है इस केस में। यू कैन नोट डाउन दिस केस। Alim and others versus Tawfiq and others, Allahabad High Court, 1982. हाँ जी, ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी इसी की जजमेंट का पोर्शन है, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ जी, हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है टर्म, जहाँ पे हमने ऑफेंस हुआ है और हमने इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज को, उनके कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस ये हम 3 तरीकों से दे सकते हैं, FIR, कंप्लेन एंड सू मोटो नोटिस। हाँ जी, पहली बात हम करते हैं FIR। FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ जी, ये टर्म कहीं पे डिफाइन नहीं है सेक्शन 2 में, बट इसकी प्रोविजन आपको मिल जाएगी सेक्शन 154 ऑफ CRPC। हाँ जी, इसकी कंप्लीट प्रोविजन 154 में डील की गई है। FIR जब भी कोई ऑफेंस होता है, हम जो पुलिस के पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जाती है उसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज FIR। हाँ जी, इसकी कोई भी इसको दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन। वो पर्सन चाहे विक्टिम हो सकता है, कुछ केसेस में ये एक्यूज भी FIR लॉन्च करवा देते हैं, जैसे वो या तो अपना कन्फेस कर देते हैं कि हमने खुद मर्डर किया है या रेप किया है या रॉबरी या थेफ्ट, या फिर वो कंप्लेन करवाने जाते हैं ताकि उनका पता ना चले। सो इट कैन बी गिवन बाय एक्यूज ऑल्सो, विटनेस ऑल्सो, बायस्टैंडर ऑल्सो, या फिर कई बार अगर पुलिस को खुद ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं से, तो वो उन केसेस में भी FIR रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, FIR की जो डिटेल प्रोविजन है वो 154 में है, उसको हम इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में डील करेंगे इन डिटेल। हाँ जी, सेकेंड जो मोड है वो है कंप्लेंट। ये सेक्शन 2D में डिफाइंड है। हाँ जी, यहाँ पे कंप्लेंट शुड बी गिवन टू द मजिस्ट्रेट ओनली। हाँ जी, जब हमारे पास FIR का ऑप्शन है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कंप्लेंट की क्या जरूरत है। हाँ जी, या तो जहाँ पे हमें लगता है कि पुलिस हमारा जो FIR वो रिकॉर्ड नहीं करेगी, जो कि काफी केसेस में हो जाता है, पुलिस को पैसा खिला दिया जाता है या कोई XYZ रीजन की वजह से पुलिस रिफ्यूज कर दे, या फिर पुलिस हमें लगता है अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी केस को, तो वहां हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट। हाँ जी, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि सेक्शन 2D के अगर आप प्रोवाइजो चेक करें, वहां पे आपको, हमने कल जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात की थी, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, वहां पे हमने कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होगी। तो कई बार क्या होता है, ऑफेंस हुआ है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और मिड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता चलता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ना हो कि नॉन कॉग्निजेबल है। हाँ जी, अगर कॉग्निजेबल है तो उसकी चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास फाइल हो जाएगी, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उस केस में मजिस्ट्रेट जो रिपोर्ट है
उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट करेगा और जो पुलिस ऑफिसर है उसे कंप्लेनेंट ट्रीट करेगा, कीपिंग इन व्यू द डिफरेंस इन द प्रोसीजर ऑफ बोथ द ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस रिपोर्ट फाइल करिए तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है उसे कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाता है। हाँ जी, जो कंप्लेंट की प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 200 टू 203 है दी हुई, उसमें उसका प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है कि जब भी कंप्लेंट आएगी उसको किस हिसाब से रिकॉर्ड करना है एंड उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना है मैजिस्ट्रेट को, वो सेक्शन 200 टू 203 में कवर है, जो कि हम इन डिटेल लेटर ऑन कवर करेंगे। हाँ जी, जो थर्ड मोड है उसको सेक्शन 119 सेक्शन सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में अगर आप चेक करेंगे, वहां पे 3 मोड से कॉग्निजेंस लेने के। एक है पुलिस रिपोर्ट, जो कि एफआईआर के बाद पुलिस फाइल करती है टू द मजिस्ट्रेट, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं। सेकेंड है कंप्लेंट के केस पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। थर्ड मोड होता है सू मोटो। हाँ जी, सू मोटो तब किया जाता है जहाँ पे मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन, खुद मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली है या मजिस्ट्रेट ने कोई ऑफेंस होते हुए देखा है, उसी के सामने कोई मर्डर हुआ है, कोई चोरी हुई है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट अपनी ही इंफॉर्मेशन पे एक्ट करता है, उसे कहते हैं हम सू मोटो। इसकी रेफरेंस आपको मिल जाएगी सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। हाँ जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको 191 का अगर केस का कॉग्निजेंस सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंडर लिया है तो मजिस्ट्रेट को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सेक्शन 191 का, जहाँ पे वो एक्यूज को ऑप्शन देते हैं कि आप जो अपना ट्रायल है वो किसी और मजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक्यूज के मन में ये हो सकता है कि यही मजिस्ट्रेट ने तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है और यही अब मेरा ट्रायल करेंगे, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है। तो वहाँ पे अगर सुमोटो केस स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे जरूरी है 191 का प्रोसीजर फॉलो करना। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ प्रोसेस। हाँ जी, हमने बार बार इंक्वायरी की स्टेज पे बात की है कि मजिस्ट्रेट चेक करते हैं कि इशू ऑफ प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सफिशिएंट एविडेंस है या नहीं है। हाँ जी, इशू ऑफ प्रोसेस होता क्या है? इशू ऑफ प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, ऑफेंस हुआ है, अब हमने एक्यूज को बुलाना है ट्रायल के लिए बिफोर द कोर्ट कि आप अपना ट्रायल फेस कीजिए। हाँ जी, हम उसको किस मेथड से बुलाते हैं उसे कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। हाँ जी, हमारे यहाँ पे 2 तरीके हैं, समन एंड वारंट। हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि केस समन केस है या वारंट केस है। हाँ जी, समन केस को डिफाइन किया है सेक्शन 2 W में। वहां पे लिखा है कि समन केसेस वो केसेस हैं जो कि वारंट केसेस नहीं हैं। इट मींस वहां पे जो समन केस है उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। फिर हमने देखा कि समन केस वो हैं जो वारंट केसेस नहीं है, इसलिए जरूरत है ये देखने की कि वारंट केसेस कौन से होते हैं। इसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 2X। हाँ जी, वहां पे अगर आप वारंट केसेस को पढ़ें तो वह लिखा हुआ है कि वारंट केसेस वो सारे केसेस हैं जहाँ पे पनिशमेंट 2 ईयर्स से ज्यादा है। इट मीन्स जो भी केसेस 2 साल, जहाँ पे जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट 2 इयर्स या 2 ईयर्स से ज्यादा है वो वारंट केसेस हैं, और जहाँ पे 2 ईयर्स से कम है उन सब केसेस को हम समन केसेस मानते हैं। हाँ जी, इसके लिए आपको इन डिटेल आप पढ़ेंगे वारंट केसेस और समन केसेस के ट्रायल का प्रोसीजर। समन केसेस के ट्रायल का प्रोसीजर दिया हुआ है चैप्टर 20 में, सेक्शन 251 टू 259 डील करता है, और वारंट केसेस का जो ट्रायल है वो चैप्टर 19 में दिया हुआ है जो 238 टू 250 डील करते हैं। हाँ जी, ये होने के बाद फिर अब देखते हैं कि हमने बुलाना कैसे है। समन केसेस में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कोर्ट के पास, वो समन्स इशू करती है, जहाँ पे पर्सन को भेजा जाता है कि आपके खिलाफ ये ऑफेंस का केस बन रहा है और आपको ट्रायल के लिए अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के सामने इस डेट को, इस टाइम को। हाँ जी, उसे कहते हैं समन। समन हमेशा कंसर्न पर्सन को ही इशू किया जाता है बाय द कोर्ट। वेयर एज जो वारंट है, वारंट केसेस में जो है वो पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाता है। हाँ जी, इसमें पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है कि वो कंसर्न पर्सन को अरेस्ट करके लेके आए। हाँ जी, वहां पे क्योंकि पर्सन की लिबर्टी अफेक्ट हो रही है तो वहां पे अगर
कोर्ट चेक करेगी कि क्या जो कंसर्न पर्सन है क्या उसने ओबे किया है पुलिस वालों को, क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो फॉलो अप कर रहा था, वो अपीयर हो रहा है बुलाने पे। अगर ऐसा है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वारंट ही इशू किया जाए, वहां पे कोर्ट फिर देखती है कंडक्ट को देखने के बाद कंसर्न पर्सन के कि वो चाहे तो समन भी एक्यूज को इशू कर सकती है इंस्टेड ऑफ वारंट। हाँ जी, ये जो ऑप्शन है ये सेक्शन 87 में दिया हुआ है कि चाहे जो वारंट केस है वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो समन भी इशू कर सकती है और वारंट भी इशू कर सकती है। प्लीज नोट डाउन सेक्शन 87। हाँ जी, जो समन और वारंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस है वो आपको चैप्टर 6 में मिलेंगे और हम इसको अलग से इन डिटेल स्टडी करेंगे। हाँ जी, जो बाकी की डेफिनेशंस हैं वो हम टॉपिक वाइज करेंगे, जब भी कोई टॉपिक करेंगे उसके साथ बाकी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने कवर कर ली हैं। हाँ जी, इसके बाद सेक्शन 4 एंड 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सेक्शन 4 कहता है कि आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और जो इंक्वायरी है और जो भी बाकी के मैटर्स हैं वो सीआरपीसी से गवर्न करेंगे। लेकिन सबसेक्शन 2 और सेक्शन 5 को अगर आप रीड करें, हाँ जी, इसमें है कि अगर कोई स्पेशल लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है देन सीआरपीसी विल नॉट अप्लाई ऑन दैट एक्ट। वहां पे वो स्पेशल लॉ के प्रोविजन से गवर्न होगा, सीआरपीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, इसका एक केस अराइज हुआ 2020 में जहां पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का केस था। वहां पे एक पर्सन मेडिसिन से डील कर रहा था विदाउट लाइसेंस। हाँ जी, जब उसको इंस्पेक्टर ने डील करने उससे वहां पे उनको सर्च करने गया, ही दैट पर्सन एडमिटेड कि हाँ जी वो विदाउट लाइसेंस डील कर रहा है। तो उसके खिलाफ जो इंस्पेक्टर था उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवा दी। फिर जो कंसर्न पर्सन था, जो एग्रीव पार्टी थी, उसने क्या किया, उसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई फॉर द क्वैश ऑफ एफआईआर ऑन द ग्राउंड कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है वहां पे उसका जो केस है वो कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए थी, सीआरपीसी के अंडर एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती। हाँ जी, इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने उनकी जो एफआईआर थी वो क्वैश कर दी। लेटर ऑन द गवर्नमेंट फाइल्ड अपील इन सुप्रीम कोर्ट, जहां पे उन्होंने ग्राउंड किया कि नहीं, बिकॉज द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, तो हम सीआरपीसी के अंडर भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिनाई किया कि जब किसी पर्टिकुलर एक्ट में प्रोविजन दी हुई है टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की प्रोविजंस को उन्होंने डिस्कस किया और वहां पे देखा कि उन्होंने कंप्लेंट की, कौन सी कोर्ट इसको प्रोसिक्यूट कर सकती है, उन सब की डिटेल वहां पे दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे प्रोविजन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट में दी हुई है देन वहां पे सेक्शन 4 और 5 को रीड विद करते उन्होंने कहा देन सीआरपीसी उस केस में अप्लाई नहीं होगा। और जो एफआईआर थी उसका जो हाईकोर्ट का डिसीजन था टू क्वैश एफआईआर, उसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। प्लीज केस का नोट डाउन कीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार शर्मा एंड अदर्स, 2020 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, आप इसकी साइटेशन भी नोट डाउन करिए। हाँ जी, उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि कोर्ट्स किस टाइप की हैं, क्या क्या कोर्ट्स हैं, कितनी कोर्ट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टेट है उसको किस हिसाब से हमने बाइफरकेट किया है टू फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, स्टेट को हमेशा डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में फर्स्टली, एंड देन उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को आगे डिवाइड किया जाता है सब डिविजन्स में। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, पंजाब में मेजरली 5 डिविजन्स हैं और हरियाणा की 6 डिविजन्स हैं। उन आगे डिविजन्स को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि दोनों स्टेट्स की 22 हैं स्टेट्स, मतलब किसी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड किए हैं, किसी में 3, किसी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 हैं दोनों पंजाब और हरियाणा में।
और इन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है जिसमें हम कहते हैं सब डिविजन्स। हाँ जी, अगर हम दिल्ली की बात करें वहाँ पे एक ही डिवीजन है, मीन्स दिल्ली है जो देयर इज नो सच डिवीजन फॉर दिल्ली, वहाँ पे दिल्ली एक ही है, लेकिन उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट की 3 आगे सब डिविजन्स हैं। हाँ जी, ये कहीं पर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, तो प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट कि जो दिल्ली है उसमें एक डिवीजन है, उसके आगे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के आगे 3 सब डिविजन्स हैं दिल्ली में। हाँ जी, जो हम आगे सेक्शंस करेंगे वो टेबुलर फॉर्म में करेंगे, लेकिन ये जो सेक्शंस कवर कर रहे हैं उनका नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज सेक्शन 6 to 23 एंड सेक्शन 26 to 29 इसमें हम डील करेंगे। हाँ जी, जो पंजाब और हरियाणा की डिविजन्स हैं इसका मैं आपको एंड ऑफ द क्लास इसके नोट सेंड कर दूंगी कि पंजाब और हरियाणा की और दिल्ली की कौन कौन सी डिविजन्स हैं। हाँ जी, पहले हम बात करते हैं, जब हम स्टेट की बात करते हैं उसको हमने 2 फील्ड्स में डिवाइड किया हुआ है, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल। हाँ जी, जो इनके फंक्शंस हैं, जुडिशियल के फंक्शन है अरेस्ट, बेल, ट्रायल, इंक्वायरी के मैटर्स को डील करना, जो कि गिवन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 और क्लॉज ए में। वेयरएज जो फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव है उसमें आ जाता है प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करना, लाइसेंस के रिगार्डिंग चेक करना, ये जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन है वो हमने एग्जेक्टिव फील्ड को दिया है। हाँ जी, पहले हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं कि उसकी क्या डिवीजन की गई है। हाँ जी, सबसे पहले आता है डिवीजन, जो कि हमने बात की स्टेट को डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और डिवीजन का जो हेड के बनाते हैं उसे कहते हैं हम कमिश्नर। हाँ जी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है डिवीजन को, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ जी, अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होता है, जो सीनियर मोस्ट एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देते हैं। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है। हाँ जी, जब हम अरेस्ट की बात करेंगे वहाँ पे भी देखें कि जब भी ऑफेंस होता है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि उसको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि कौन सा ऑफेंस हुआ है और कब हुआ है। इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जनरल कंट्रोल रहता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हाँ जी, अगर हम पुलिस वाली साइड जाएं तो वहां पे पुलिस की डिवीजन देखें तो कमिश्नर के नीचे आता है डिप्टी कमिश्नर। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एग्जेक्टिव फील्ड का है, और अगर हम पुलिस की साइड देखें तो वहां पे आता है डिप्टी कमिश्नर। ये 2 डिफरेंट पोस्ट हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें तो ये दोनों ही पोस्ट एक ही पर्सन के पास हैं। इट मीन्स डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये एक ही पर्सन के पास दोनों पोस्ट होते हैं। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन में, जहाँ पे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट लगाया जाता है तो उसको कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये भी एक एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ही होता है जिसको आगे डिवीजन पे रिक्रूट किया जाता है। हाँ जी, ये तो है एग्जेक्टिव डिवीजन। जब हम जुडिशियल डिवीजन की बात करते हैं वहां पे वी ऑल नो कि हमारे पास यहाँ पे स्टेट की एक कोर्ट होती है जिसे हम जो हाईएस्ट कोर्ट होती है स्टेट की वो होती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अबव है सुप्रीम कोर्ट, वो होती है अपीलेंट कोर्ट। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वहां पे हम अप्लाई करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। हाँ जी, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास को हम अपॉइंट कर देते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ जी, आप ध्यान रखिए, अगर आप सेक्शन 26 पढ़ेंगे वहां पे आप चेक करेंगे कि हाई कोर्ट टू JM2C की बात की गई है और इन सबको ओरिजिनल जुरिडिक्शन ग्रांट की गई है। इट मीन्स ऑल द कोर्ट्स कैन हेल्ड ट्रायल्स। अगर आप शेड्यूल 1 चेक करें लेकिन CRPC का, हाँ जी जैसे हाँ जी, यहाँ पे अगर आप शेड्यूल चेक करें, शेड्यूल 1 ऑफ CRPC, आप देखेंगे कि यहाँ पे
जो 6th कॉलम है वहां पे कोर्ट बताई गई है कि कौन सी कोर्ट कौन से ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको हाई कोर्ट का नाम नहीं मिलेगा। दो सेक्शन 26 ने तो कह दिया है कि हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है, लेकिन शेड्यूल 1 में यहाँ पे कहीं पे भी हाई कोर्ट को मेंशन नहीं किया गया है। तो वो कौन सी केसेस हैं जहाँ पे हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है? हाँ जी, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर ग्रांट की जा सकती है। जैसे कंटेम्प्ट की अगर आप बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, वहां पे अगर हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है तो हाई कोर्ट खुद ही उसका ट्रायल कर सकती है। इसी हिसाब से इलेक्शन पिटीशन, देयर आर नंबर ऑफ लॉ जहां पे स्पेसिफिकली हमने हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन ग्रांट की गई है। हाँ जी, अदर लॉज में भी हमने ऑथराइज किया गया है कि अगर एक्ट के अंदर हाई कोर्ट को हम ट्रायल के लिए कह सकते हैं तो हाई कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन अगर हम आईपीसी के ऑफेंसेस को चेक करें शेड्यूल 1 में, तो वहां पे ट्रायल के लिए मैक्सिमम सेशन कोर्ट को का मेंशन है, हाई कोर्ट का मेंशन नहीं है। हाँ जी, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनकी सेंटेंसिंग पावर कितनी है। हाँ जी, जो हाई कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, लेकिन अगर हम सेशन कोर्ट की बात करें, वहां पे सेशन कोर्ट, सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस, इन दोनों की जो पनिशिंग पावर है वो सेम है। दोनों की जो पावर्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। इट मीन्स अगर सेशन को डेथ सेंटेंस पास करना है तो वो खुद से पास नहीं कर सकती, उन्हें वो अपनी जो फाइल बना के हाई कोर्ट के पास भेजनी पड़ेगी फॉर कंफर्मेशन। अगर हाई कोर्ट कंफर्म करती है डेथ सेंटेंस को, तभी डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, वरना सेशन कोर्ट के पास एक्सक्लूसिवली कोई पावर नहीं है डेथ सेंटेंस देने के लिए। हाँ जी, कंफर्म करवाने के लिए जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के पास डेथ सेंटेंस कंफर्म करवाने के लिए भेजती है। हाँ जी, जब हम असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं, जहां हमने लिखा है एनी सेंटेंस मीन्स यहाँ पे हमने फाइन की कोई बात नहीं कही है। इट मीन्स फाइन तो लगा सकती है सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन जज, बट उसकी कोई लिमिट नहीं है इनके ऊपर, वो कोई भी अमाउंट तक फाइन इम्पोज कर सकती हैं। यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज की जो सेंटेंसिंग पावर है, अगर हम उसकी बात करें तो वो मैक्सिमम 10 ईयर्स से ज्यादा की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। बट हाँ जी, फाइन की कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी अमाउंट का फाइन पे कर सकते हैं। जी, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे इसकी जो सेंटेंसिंग पावर है वो है अप टू 7 ईयर्स। इट मीन 7 साल से ज्यादा वो पनिशमेंट नहीं दे सकते, बट फाइन की कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी अमाउंट का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। हाँ जी, जेएमआईसी की अगर बात करें, वो मैक्सिमम जो पनिशमेंट वो कितनी दे सकते हैं, 3 साल की दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे फाइन की जो लिमिट है वो भी इम्पोज की हुई है, वो है 10,000। वो 10,000 से ज्यादा फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। और जो JM2C है, उनकी पनिशमेंट जो पावर है वो कितनी है, वो 1 ईयर है और ₹5,000 फाइन है। इट मीन्स वो 5,000 से ज्यादा फाइन या 1 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो हो गई इनकी पनिशिंग पावर्स। हाँ जी, ध्यान रखिएगा कि जितनी भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है सेशन कोर्ट से लेके JM2C तक, सब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंडर ही होती है। मीन्स हाई कोर्ट ही इन सबकी अपॉइंटमेंट करती है। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हाई कोर्ट है इसके पास पावर है, सुपरविजनरी पावर है ओवर ऑल द कोर्ट्स फॉलिंग अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। इट मीन्स हाई कोर्ट के अंडर जितनी भी कोर्ट्स आती हैं उन सब के ऊपर जनरल सुपरविजन की अथॉरिटी है हाई कोर्ट के पास। सेशन के पास है असिस्टेंट सेशन जजेस और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड के ऊपर सुपरवाइजरी पावर एंड जनरल सुपरविजन ऑफ JMIC एंड JM2C। इट मीन्स ये इन सबको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन रूल सिर्फ सेशन या CGM के लिए बना सकते हैं। हाँ जी, CGM है वो कौन सा केसेस, कौन सा JMIC डील करेगा और किस टाइप के जो रूल्स हैं वो CGM बनाता है, और जनरल सुपरविजन भी उसके अंडर होती है। इट मीन CGM जो सुपरवाइज करेगा वो JMIC और JM2C के ऊपर करेगा, सेशन CGM के ऊपर करेगा, और हाई कोर्ट है वो सारी कोर्ट्स के ऊपर कर सकती है। हाँ जी, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आगे डील करेंगे कि फाइन कैसे इम्पोज हो सकता है, इन अगर फाइन नहीं है
तो अगर कोई फाइन पे नहीं कर पा रहे तो कितने अमाउंट कितनी इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की जा सकती है और क्या जो पनिशमेंट है, कई बार क्या होता है कि एक ऑफेंस कोई पर्सन है वो 2-3 ऑफेंस कमिट कर देता है, जैसे कि राम रहीम के केस में था, रेप का चार्ज भी था, मर्डर का चार्ज भी था, 2-3 चार्जेस एक साथ अगर डील किए हैं तो जो पनिशमेंट है हर ऑफेंस की, क्या वो कंसेक्टिवली चलेगी या कंकरेंट चलेगी, क्या रूल है और क्या एक्सेप्शन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। हम 5 मिनट ब्रेक के बाद इसको डील करेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में डील लेंगे। थैंक यू।